बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच उस महायुद्ध की जिसमें पिछले 4 सालों में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन साल 2025 में सबसे ज्यादा तबाही इसी युद्ध के मोर्चे पर हुई है। रूस और यूक्रेन में न सिर्फ लोगों की जान गई है, बल्कि दोनों देशों के अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। हालांकि युद्ध रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कामयाबी दूर दूर तक नहीं दिख रही। यहां तक कि हर बदलते दिन के साथ ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर साल 2026 में क्या ये युद्ध रुक सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 2025 में भी धधकता रहा यूक्रेन। पलटवार में रूस का भी नुकसान। क्या 2026 लाएगा शांति का पैगाम? पुतिन ने धमकाया, फौज को आगे बढ़ाया। करीब 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग साल 2025 खत्म होते होते और भी भीषण होती चली गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों और ड्रोन का इतना जबरदस्त अटैक किया कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कईयों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साल 2025 के आखिरी हफ्ते में कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमलों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 बच्चों समेत 46 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने 40 मिसाइल और 500 ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी को झुलसा कर रख दिया। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ठंड की मार झेल रहे कीव में बिजली गुल है और लोग हीटर और गर्म पानी के बिना रहने को मजबूर हैं। जान माल का नुकसान तो हुआ ही है। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसॉन के ज्यादातर इलाके रूसी सेना के कब्जे में जा चुके हैं, जिनकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। उधर यूक्रेन लगातार मॉस्को को निशाना बना रहा है। रूसी एयर डिफेंस ने कल रात 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनके निशाने पर मॉस्को था। अब दोनों ही देश एक दूसरे के एनर्जी सेंटरों, तेल भंडारों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को तबाह करने पर तुले हैं। पुतिन ने तो साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन इस जंग का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं करना चाहता, तो रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। यूरोप के साथ के बावजूद यूक्रेन ने इस साल काफी कुछ खोया है। एक तरफ रूसी सेना उसकी जमीन कब्जाती चली जा रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी उसकी कई उम्मीदों को तोड़कर टेंशन बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। जंग में असल स्थिति क्या है, जमीनी तौर पर क्या स्थिति बनी है, यानी यूक्रेन और रूस का युद्ध 2025 के अंत तक पहुंच चुका है, लेकिन कहां पर किसका कब्जा है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अगर आप इस पूरे इलाके की बात करें, इस समय ये पूरा रेड जोन जो है एक बफर जोन के तौर पर साबित हो रहा है, यानी युद्ध सबसे ज्यादा भीषण इसी इलाके में लड़ा जा रहा है। क्रीमिया, अगर आप बात करें रूसी सेना के कब्जे कहां पर, क्रीमिया पर 2014 में ही रूस ने अपना कब्जा जमा लिया था, और उसके बाद से अब कौन कौन से इलाके हैं, खेरसॉन, इसके अलावा डोनेट्स्क, लुहांस्क, फिर मैरियोपोल इलाका जो सबसे ज्यादा है, फिर खार्किव और कीव। हालांकि युद्ध अभी सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन लुहांस्क, डोनेट्स्क, मैरियोपोल और ये वो इलाके हैं, ज़ेपोरिजिया का इलाका भी, ये वो इलाके हैं जहां पर ये युद्ध इस समय सबसे ज्यादा भीषण हो रहा है। दरअसल ये पूरा इलाका रूस इसको एक बफर जोन के तौर पर क्रिएट करना चाहता है, और ये चाहता है कि युद्ध इन्हीं इलाकों तक सीमित रहे और एक तरीके का ये शील्ड का काम करे रूस के लिए। और शायद अभी जो बातचीत चल रही है, यानी 2025 की आखिरी दौर की बातचीत इसी इलाकों के आप कह सकते हैं एक्सचेंज को लेकर है। रूस ये कह रहा है कि हम इन इलाकों को नहीं छोड़ने वाले, यूक्रेन कह रहा है कि हमें अपनी जमीन वापस चाहिए, यानी अब युद्ध इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा। आपके लिए यह भी जानना जरूरी होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक किसे कितना ज्यादा नुकसान हुआ, यह भी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें कि अब तक कितने क्षेत्रफल पर किसका कब्जा हुआ है, अगर आप देखें तो सबसे पहले बात करते हैं रूस की। करीबन 46,671 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है यूक्रेन के इलाके में। यूक्रेन ने कोशिश की थी कुर्स्क के इलाके में कब्जा जमाने की, लेकिन हुआ क्या, रूस की सेनाओं ने यूक्रेन की सेनाओं को पीछे धकेल दिया और अब जीरो यानी शून्य इलाका कब्जा है यूक्रेन का रूस के इलाकों में। अब कितने सैनिक मौत हो चुकी है, यह भी आंकड़ा बहुत जरूरी है। 7,90,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की अगर बात करें, 4 लाख सैनिकों के यूक्रेन के मौत हो चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो दोनों तरफ से आधिकारिक रूप से बयां किए गए उनकी मिनिस्ट्रियों की तरफ से। अब उसके बाद सैन्य उपकरण कितने बर्बाद हुए, 23,715, ये रूस की सैन्य उपकरणों की बर्बादी। अब यूक्रेन की है 10,000, करीबन 800 के करीब इनके सैन्य आप कह सकते उपकरण बर्बाद हुए। हालांकि यूक्रेन के पास जो सैन्य उपकरण है वो नाटो देशों के ही हैं। अब
रूस के टैंक और सैन्य गाड़ी कितने बर्बाद, 13,000 से ज्यादा रूस की बर्बाद हुई और यूक्रेन की 5,423। ये मैं आपको अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझ सके कि अभी दोनों को नुकसान कितना हुआ है। अब फाइटर प्लेन की बात करें, 353 के करीब नुकसान हुआ रूस को, 192 यानी यूक्रेन को यह नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा नौसैनिक जहाज यानी नौसेना में किसको कितना नुकसान हुआ है, 22 के करीब रूस के आप कह सकते हैं कि जहाज और 35 के करीब। अब इसके बाद लोगों की मौत कितनी हुई है, 7,175। वहीं यूक्रेन की 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब लोगों का विस्थापन यानी जो उनको आगे जाना पड़ा या फिर उनको दूसरे देशों में जाना पड़ा, 8 लाख से ज्यादा जो लोग हैं रूस के विस्थापित करने पड़े और 1,06,00,000 यूक्रेन के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केजे सिंह सर भी है और संजय कुलकर्णी सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। केजे सिंह सर, ये आंकड़े तो अपने आप में दिखाते हैं कि देखिए नुकसान तो रूस का भी हुआ है, लेकिन जो पोस्टरिंग या जिस तरीके के बयान या जिस तरीके की तैयारियां रूस की है वो ऐसा नहीं दिखाती कि रूस अभी भी रुकने का नाम लेने वाला है। सुमित, जय हिंद। पहले तो आपने पूरे वर्ष भर ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से चलाया है और इसमें हमें भी शामिल किया, इसके लिए मेहरबानी। और जन कुलकर्णी साहब के साथ आने से तो जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा की तरह से है, तो ये इसका एक एडेड एक फ्लेवर बन जाता है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, रूस एक बहुत पुरानी सभ्यता है जिसमें एक क्षमता है, जिसमें एक रेजिलियंस है, तो वो इतनी जल्दी से हार मानने वाला देश नहीं है। शुरू में रूस का जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर रूस ने अपने प्लान को बदला और जो रूस कर रहा है उन इलाकों में कर रहा है जहां पर जो लोग रहते हैं वो रूसी भाषा बोलते हैं, वो रूसी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, तो उनकी सपोर्ट है उनके साथ। तो इसीलिए और जो यूक्रेन अपनी लड़ाई लड़ रहा है उसमें विदेशी शक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है वो। उसका जो अपना स्टेमिना है वो लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि यूक्रेन के नागरिकों को भी दाद देनी होगी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उनकी भी रेजिलियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय कुलकर्णी सर, हम ये बातचीत ऐसे दौर में कर रहे हैं जब अमेरिका की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं कि आखिरी कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नोबेल प्राइज के लिए, यानी कुछ भी हो जाए, युद्ध तो रुक जाए, नोबेल प्राइज अब मिले या अगले साल मिले ये बाद में तय कर लिया जाएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है, जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि 90% तो जो चीजें हैं, शर्तें हैं, वो ठीक है, 10% पर अभी भी उनका जो रवैया है वो बहुत ज्यादा अड़िग है। क्या आपको लगता है कि 2026 में वो 10% पे कोई सहमति बनेगी या फिर दोबारा से राउंड टेबल की बातचीत वहीं पर आकर रुक जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और जैसे जनरल केजे सिंह साहब ने समझाया बहुत अच्छी तरीके से कि पुरानी सभ्यता है, सब कुछ जानते हैं, रूस का पलड़ा आज भारी है। और खासकर अगर हम देखें डोनबास रीजन में, इसमें कोई शक नहीं कि डोनेट्स्क के इलाके में अभी भी यूक्रेन का कब्जा 10% इलाके पर है। लुहांस्क का तकरीबन पूरा इलाका रूस के कब्जे में है। जहां तक जापोरिजिया का सवाल है, 75% इनके हाथ में है। वैसे ही खेरसोन का इलाका और थोड़ा बहुत खार्किव में, सुमी में, ओडेसा में रूस का है। इसीलिए बार बार रूस, मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा उनके बातचीत में कुछ सहनशीलता आ रही है। वो कहने के लिए तैयार है कि हम स्वैप करेंगे, यानी कि अगर डोनबास का जो पूरा रीजन है, इसके जैसे आप बता रहे थे कि रूसी भाषा वाले बहुत ज्यादा है और शुरुआत से भी डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो रीजन था वो एक तरीके से ऑटोनोमस रीजन था। और यही कारण है कि उनको लगता है कि ये, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से रूस बात कर रहा है कि हम ज़पोरिज़िया में नहीं खाली करेंगे, खार्किव भी, खेरसोन में नहीं खाली करेंगे, लेकिन हो सकता है खार्किव, सुमी, ओडेसा में जो इलाके हैं वो दे दे। और जैसे आप बता रहे 46,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका यूक्रेन ने फार्म लिया है। तो ऐसे इसमें मुझे नहीं लगता है इतनी आसानी से यूक्रेन मानने वाला है। रणभूमि स्पेशल के इस खास एपिसोड में अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। दुनिया में झड़प और तनाव के एक और मोर्चे की बात करते हैं, जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मोर्चा। पाकिस्तान ने साल 2025 में लगातार सरहद पर अपनी करतूतों से बदनामी ही हासिल की है। हालांकि पाकिस्तान के हमले न सिर्फ कई अफगानियों की मौत हो गई है,
बल्कि खुद पाकिस्तान के कई सैनिक भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले साल 2025 की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। साल भर खैबर से पीओके और बलूचिस्तान तक मुंह की खाता रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी धोखाधड़ी पर उतरा पाकिस्तान। न व्यापार न व्यवहार, बातों पर बमबारी भारी। पाकिस्तान की फितरत ही कुछ ऐसी है। साल 2025 में भी उसकी सरकार और उसकी फौज ने वही सब किया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। ना अपनों पर रहम किया, न पड़ोसियों के साथ रिश्तों में सुधार। एक के बाद एक साजिश रचते चले गए पाकिस्तानी फौज के आला अफसर। मुनीर को तो जब मौका मिला अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि पूरे साल या तो वो अपने ही लोगों पर जुल्म करता रहा या फिर पड़ोसी अफगानिस्तान पर आफत के अंगारे बरसाता रहा। खैबर में मुनीर की फौज के खिलाफ लोगों ने बगावत की, उसने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी। बलूचिस्तान में पाक फौज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, उसने सख्ती से प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। अपने ही घर में विरोध से बौखलाए मुनीर ने अक्टूबर में अफगानिस्तान को उकसा दिया। आसमान से बम बरसाकर उसने कई बेकसूरों की जान ले ली। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर लगातार गोलीबारी करता रहा है तो दूसरी ओर अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए अभियान में जुटा रहा। पीओके से लेकर अफगानिस्तान सीमा तक जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, लगता नहीं है कि साल 2026 मुनीर और सरकार के लिए राहत वाले दिन लेकर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। पाक अफगानिस्तान को लेकर आपने ये रिपोर्ट देखी और ये समझा कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ सरहद बल्कि देश के अंदर भी परेशानियां कैसी बढ़ती जा रही। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको बताता हूं कि 2025 में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को कैसे कई सबक सिखाए जो पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। आपको अगर बड़ी स्क्रीन पर लिए चलो और दिखाऊं आपको, देखिए जनवरी अप्रैल की बात करें, 25 और 27 अप्रैल को हसन खेल इलाके में झड़प हुई और ये लगातार जनवरी से नहीं, यानी जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तभी से शुरू है। 54 आतंकवादियों को मार गिराने का पाकिस्तान का दावा किया, लेकिन हालांकि अफगानियों ने बताया कि वो बेकसूर लोग थे, उनके खिलाड़ी थे। इसके बाद काबुल में पाकिस्तानी ओर से एयर स्ट्राइक की गई। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पलटवार भी हुआ, यानी अफगानिस्तान ने भी प्रॉपर रिस्पांस किया है पाकिस्तान की सेनाओं को। और कुर्रम में, स्पिन बोल्डक के इलाकों में, कुनार के अंदर, हेलमेट में, कंधार में, इन इलाकों में काफी ज्यादा गोलीबारी हुई है। 23 पाक सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया अक्टूबर महीने में, यानी पाकिस्तान को ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। और कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में फिर से हिंसक झड़प हुई और पाकिस्तान करता क्या है कि आम लोगों को अफगानिस्तान के टारगेट कर रहा था। अब चमन और स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर भी भारी तनाव हुआ। 4 पाक नागरिकों की मौत हुई, यानी 5 से 6 दिसंबर को। यानी आप मानिए 2021 से लेकर अब तक लगातार हर साल इस तरीके का सिलसिला जारी है। और फिर जनवरी अप्रैल यानी शुरुआत से बता रहे हैं, और उसके बाद साल के एंड तक यानी साल के आखिरी तक हर रोज हमने देखा है कि पाकिस्तान की सेनाओं को ज्यादा कैजुअलिटीज अपने इन बॉर्डर्स पर देखनी पड़ी। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का क्विक रिस्पांस मैं चाह रहा हूं, खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। क्या अफगानिस्तान बड़ा सरदर्द बनेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बार फिर से अपने आतंकियों कैंप को पुश करना चाह रहा था इन इलाकों में? देखिए सुमित, जिसको कहते हैं मोह भंग, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गलत उनके मन में ख्याल था कि अफगानिस्तान उनका पिछलग्गू है, वो उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और वो उसका फायदा उठा सकते हैं। ये जो ख्याल था, ये जो ख्वाब वो देख रहे थे, ये सपना टूट गया है। और अब ये रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डूरन लाइन, जो कि एक बड़ी आर्टिफिशियल लाइन है, जो कि कबीलों के बीच से निकलती है, अब उसका वजूद ही चैलेंज हो गया है। तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के अलावा पश्तूनी इलाकों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और अब इसके साथ उसको जूझने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अगले साल में देखना पड़ेगा बातचीत या किस तरीके से वो इस चीज को सुलझाता है, नहीं तो ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल,
बिल्कुल सर, देखिए हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी। संजय कुलकर्णी सर, आपका रुख भी करूंगा, लेकिन एक और मोर्चे की बात कर लेते हैं और फिर अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार उस मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है, क्या वहां पे 2026 ठीक रहेगा। मूवी स्पेशल के इस खास एपिसोड में रुख करते हैं तनाव के उस मोर्चे का जिसको तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी माने जाने लगा था। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के तनाव में लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में इजराइल और ईरान में चंद दिनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था जिसमें इजराइल ने ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि साल 2026 में ईरान आक्रामक तेवर निभा सकता है और इजराइल पर पलटवार कर सकता है, और इसका जायजा भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर संजय कुलकर्णी सर का रुख करेंगे। एक और भीषण जंग के लिए तैयार ईरान। अमेरिका, इजराइल और यूरोप से परेशान। 2026 में जंग के लिए तैयार ईरान के खतरनाक हथियार। ये तस्वीरें साल 2025 के जून महीने की हैं, जब इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ 12 दिन की इस जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। फिर इसमें अमेरिकी फौज की भी एंट्री हुई और यूएस आर्मी ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले कर दिए थे। बौखलाए ईरान ने जवाब में कतर के उस एयरबेस पर हमले कर दिए जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। तब ट्रंप ने दावा किया था कि उसने ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान का दावा था कि जमीन के नीचे उसके ठिकानों तक अमेरिकी जंगी जहाजों की बमबारी का कोई खास असर नहीं हुआ। इन 6 महीनों में ईरान ने युद्ध की अपनी तैयारियों को और धारदार किया है। न सिर्फ उसने आक्रामक सैन्य अभ्यास के जरिए अपने खतरनाक हथियारों को परखा है, बल्कि अपनी पासिज फोर्स को आधुनिक उपकरणों से लैस भी किया है। साथ ही खस्ता हाल हुए एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। इस बीच 2025 बीतते बीतते ईरान के राष्ट्रपति के बयान ने 2026 में भीषण जंग की अटकलों को बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दावा किया है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप उनके देश के खिलाफ जंग छेड़ने में जुट गए हैं, लेकिन हम पहले के मुकाबले सैन्य तौर पर अब ज्यादा मजबूत हैं। ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सोमवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ट्रंप के बीच अहम मुलाकात होने वाली है। आज तक ब्यूरो। अब आपको बताएं, फिर परमाणु बम बनाने की दहलीज पर ईरान पहुंच चुका है। ईरान लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ईरान के पूर्व अधिकारी मोहम्मद जवाद का दावा है कि वो इन आप कह सकते हैं परमाणु बम बनाने या परमाणु के लिए आगे काम पर 22 जून के बाद से ईरान में आप कह सकते तेजी से सर्वधन संयंत्रण निर्माण दोबारा से शुरू कर दिया। नातांज सर्वधन संयंत्रण में सुरक्षा दीवार और सुरंग का निर्माण किया गया। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। आईएईए की चेतावनी है कि ईरान के पास खतरनाक स्टॉक पाइल मौजूद है, यानी अभी भी उसके पास काफी ज्यादा स्टॉक है। ईरान के 15 परमाणु वैज्ञानिक सुरक्षित इलाकों में अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं, उनको छुपाकर ईरान ने रखा हुआ है, यानी ईरान अब एहतियात ज्यादा बरत रहा है। और विस्फोटक तकनीक या फिर आप कह सकते हैं वॉरहेड डिजाइन के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल है और इन सबको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अब ग्राउंड फोर्सेस को सौंपे गए हैं फिदाइन ड्रोन, जेट इंजन के कंट्रोल हादी 11 ड्रोन भी फोर्सेस को दिए गए हैं। हादी 11 बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन है, आत्मघाती और प्लेटफॉर्म छिपाने की क्षमता से लैस है, यानी ईरान ने अपनी ताकत में इजाफा ही किया है। युद्ध होगा 12 दिन के बाद ऐसा लगा कि शायद ईरान अब शांत हो गया। ईरान की कई चीजें अमेरिका ने कहा था कि हमने बर्बाद कर दी हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में ईरान दोबारा से खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा है कि बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आता है ईरान। बिल्कुल सुमित, इजराइल बार बार ये कहता है कि ईरान उसका नंबर 1 दुश्मन है और वही है जिसने गाजा पट्टी में, लेबनान में, यमन में इन सब जो आतंकी गढ़ है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूदी है, इनको सबको एकत्रित किया है कि जो ज्यूज है, जो यहूदी है, उनको समाप्त करना, उनका जो स्टेट है उसको खत्म करना। इसलिए हमने देखा 13 जून को जिस तरह के 12 दिन की लड़ाई में तकरीबन 20 ईरानियन अफसर जो सीनियर अफसर थे सब मारे गए और तकरीबन 16 उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसलिए जो आप बता रहे हैं कि अब उन्होंने अपने 15 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको छुपा करके अंडरग्राउंड रखा हुआ है। ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से हम इजराइल के ऊपर वार करें, क्योंकि आप देखें 12 दिन में कंप्लीट एयर डिफेंस ईरान का न्यूट्रलाइज हो चुका था।
690 अटैक, 29 प्रोविंसेस, इतने सारे उनके साथ टॉप लीडरशिप मारी गई, कंप्लीट लॉस ऑफ एयर सुपीरियोरिटी, ईरान के पास कुछ नहीं बचा। अगर इसके बाद भी अगर ईरान आज सोच रहा है कि हम दोबारा इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, तो ये बदला वाला जो हमला है, ये इसमें कोई शक नहीं कि ईरान करेगा, क्योंकि ईरान को ऐसे लग रहा है कि रूस और चीन के साथ खड़ा दिख रहा है, ऐसे उसको लग रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो जिस मध्यस्थता से वो उस वक्त सीज फायर किया 12 दिन की लड़ाई के बाद, पर मुझे नहीं लगता है ईरान छोड़ेगा। ईरान कोशिश जरूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो इजराइल के ऊपर हमला करे, और इजराइल भी कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से ईरान को तोड़ा जाए और ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इनको बर्बाद किया जाए, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को बर्बाद किया जाए, उनकी ड्रोन कैपेबिलिटीज को बर्बाद किया जाए। तो हालत जरूर बहुत नाजुक है, और ये युद्ध किस तरह जाएगा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप दोनों सर हमारे साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं ऐसे मोर्चे की जो 2 साल 2026 में सबसे बड़ी सुर्खियों में बना सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला में बढ़ते तनाव की, जिसमें माना जा रहा है कि ट्रंप की वेनेजुएला पर बड़े हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। साल 2025 खत्म होने से पहले तनाव के एक नए मोर्चे ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। सितंबर में अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू की, जो आज की तारीख में किसी भी वक्त युद्ध का शक्ल अख्तियार कर सकती है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि तेल की कमाई से वेनेजुएला अमेरिका के खिलाफ ड्रग्स और मानव तस्करी, आतंकवाद और हत्या का कुचक्र चला रहा है, जिसकी वो कतई इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कुर्सी छोड़ने का सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ने अपना दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी वेनेजुएला के समंदर में भेज दिया है। साथ ही 15,000 अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी है। कैरेबियन समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बार बार ट्रंप पर सत्ता परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाया है। मादुरो की दलील है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है, जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। अमेरिका वेनेजुएला तनाव को लेकर दुनिया के देश भी 2 खेमों में बढ़ चुके हैं। साल 2026 में आशंका भी यही जताई जा रही है कि ट्रंप कभी भी वेनेजुएला पर हमले के ऑर्डर का ट्रिगर दबा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कैसे वेनेजुएला पर कभी भी हमले का ऑर्डर दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? वेनेजुएला तट के पास 10 से 15 युद्धपोत तैयार है। नेवल डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। जो 2 विमान वाहक यानी यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस निमिट्ज तैनात कर दिए गए, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार कर दिए गए हैं। 5 से 7 डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल डिफेंस सतह पर वार करने वाली भी तैयार कर ली गई, यानी मिसाइल के साथ साथ आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर्स को भी तैनात कर दिया गया। और 2 से 3 परमाणु पनडुब्बियों मिसाइल के साथ क्षमता के साथ उस इलाके में तैनात है, यानी चारों तरफ से घेरने की कोशिश। अब इसके बाद यूएस के कोस्ट गार्ड तेल टैंकरों पर निगरानी रख रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं, यानी जो उनको लगता है कि ये टैंकर है जो लगातार स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको वहीं अटैक कर दिया जाता है। F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका, और ये उड़ान लगातार इन इलाकों में बढ़ रहे हैं। अब MQ-9 रिपर ड्रोन जो है, जो आप कह सकते हैं आर्म ड्रोन जो है अमेरिका के, वो भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर बड़े अटैक्स करता है। जमीनी कार्रवाई के लिए अमेरिकी सील कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आंकड़ा करीबन 2 से 3 हजार के करीब हो सकता है। क्या यह माना जाए कि अमेरिका जब रूस को, इजराइल को शांत करके बैठा है, तो फिर वेनेजुएला के ऊपर अटैक करेगा? क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप बार बार तो ये कह रहे हैं, और ये दिख भी रहा है समंदर के अंदर जो तैनाती की जा रही है, कि देखिए तैयारियां तो पूरी है, लेकिन आखिरकार इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखिए सुमित, इसमें 3 चीजें हैं जो समझने वाली है। पहली चीज तो ये है कि ये सारी लड़ाई तेल और हाइड्रोकार्बन के ऊपर केंद्रित है, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट है। मतलब अगर मक्खियां भिनभिनाती हैं तो उसके लिए शहद तो होना चाहिए, तो ये शहद तो वो तेल है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने अभी अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अमेरिका पे है। अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका की पॉलिसी होगी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कोई दूसरे का वहां पर कोई भी इन्फ्लुएंस वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और वेनेजुएला कुछ
वर्षों से रूस की तरफ भी झुकाव दिखा रहा था और चीन के साथ भी उसके संबंध कुछ ठीक होते जा रहे थे। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए अब कार्रवाई करने के लिए एक बहाना भी चाहिए। वो जो बहाना है वो है ड्रग्स का। तो इन तीनों चीजों को अगर आप मिलाकर देखो तो एक बहुत बढ़िया कॉकटेल तैयार हो जाता है। ये ट्रम्प कॉकटेल है जिसमें हाइड्रोकार्बन, जो कि जिसमें शहद है, और दूसरा है अमेरिका पूरा मेरा है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये उन्होंने कह दिया। और तीसरी चीज है बहाना है ड्रग्स का। तो ये अमेरिका उस तरीके से कर रहा है, उसको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उसको फोर्सेस नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से वो अभी कर रहा है ये काफी है, क्योंकि ये लड़ाई एक हाथी और खरगोश के बीच में है। बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी हैं। संजय कुलकर्णी सर, हमने देखा है कि इस तरीके के तरीके चीन इस्तेमाल करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर। ताइवान के खिलाफ भी वो ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, प्रेशर डालना, लगातार एयरक्राफ्ट भेज देना, अपने जंगी जहाजों को उसके पास मूव कर देना। डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये राह इतनी आसान होगी? क्योंकि वेनेजुएला की तरफ से जो सपोर्ट वेनेजुएला को मिल रहा है, चाहे रूस का हो, चीन का हो, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, जैसे जन साहब ने कहा, एक हाथी और खरगोश की लड़ाई है, लेकिन इस बार जो खरगोश है उसके साथ रूस खड़ा है, उसके साथ चीन खड़ा है। चाहे चीन के टैंकर्स को किसी तरीके से दबोचने की कोशिश करे और बार बार ट्रंप कह रहे कि टैंकर भी मेरा और तेल भी मेरा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरा का नेवल ब्लॉकेट कर रखा है वेनेजुएला का, और वो रूस को मालूम है कि अमेरिका क्या कर रहा है और किस प्रकार से वेनेजुएला की मदद करनी है। तो बिल्कुल ठीक कहा जन साहब ने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मकसद है वो तेल जो वेनेजुएला के पास विश्व का 18% पूरा रिजर्व जो है वो वेनेजुएला के पास है, बल्कि मैं कहूँगा सबसे ज्यादा तो सिर्फ वेनेजुएला के पास है। सऊदी अरेबिया के पास भी कम है इससे, लेकिन आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला जो है कितना पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि इस तरह के जो ब्लॉकेट सैंक्शन जो अमेरिका लगा रहा है, जिसका वो मतलब नुकसान पहुंचा रहा है वेनेजुएला को, और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से आप कह रहे थे नोबेल पीस प्राइज को उसको मिला, मारियो को, कौन है वो? ऑपोजिशन लीडर है। किसकी है वो? वेनेजुएला की है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का खेल खेला जा रहा है वहां पर, और वेनेजुएला के ऊपर जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये ड्रग पेडल करते हैं, ये जो ड्रग है कोकेन है उसमें वो डील करते हैं, लेकिन मकसद खास ये है कि किस तरीके से वेनेजुएला के तेल के ऊपर जो है वो कब्जा कर सके अमेरिका। वही खेल है और कुछ नहीं। मई का महीना खत्म होने से पहले एशिया के पूरब में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला बोला और मई की बाद की जंग जुलाई में भी हुई। चंद महीनों की शांति के बाद दिसंबर में फिर से थाईलैंड कंबोडिया ने अपनी अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश की, एक दूसरे पर हमला बोलकर। दरअसल पूरा विवाद 800 किलोमीटर लंबी सरहद का है, जहां जगह जगह अधिकारों की जंग है। साल 2025 में दिसंबर तक दोनों देशों के बीच झड़प में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बॉर्डर विवाद के अलावा घरेलू राजनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से भी थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे से जंग की स्थिति में है। Both Thailand and Cambodia are our civilizational siblings and neighbors, and given the links of spirituality, we would very much want to see peace and harmony in this region. And when Donald Trump has taken the initiative, we appreciate that. However, it seems that the conflict has not abated. There are still conflicts arising between the two. हालांकि चंद दिनों से दोनों देश युद्ध विराम का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या साल 2026 में भी शांति कायम रहेगी। मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि युद्ध का ये मोर्चा वैश्विक स्थिरता के लिए सही नहीं है, क्योंकि जंग के किरदार के साथ चीन का हित भी जुड़ा है। चुनौती ट्रंप के सामने भी है, जो बार बार ये दावा करते हैं कि मैंने थाईलैंड कंबोडिया जंग को रुकवा दी है। आज तक ब्यूरो। कोशिश करता हूं, बात करते हैं सबसे पहले मई से 2025 से, यानी 25 की अगर बात करें, 28 मई को थाईलैंड ने बोला था हमला, और प्री विहार के इस पास कंबोडिया के सैनिकों की मौत हो गई थी। अब इसके बाद उसी दिन आप बताएं, थाईलैंड से व्यापार पर कंबोडिया ने पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। सरहद पर दोनों तरफ से जुलाई महीने में
भारी झड़पें हुई, एक दूसरे पर आर्टिलरी फायर किए गए और फिर थाईलैंड ने F-16 से कंबोडिया पर बरसाए बम। हालांकि देखिए जुलाई के महीने में ज्यादा विध्वंसक हो गए थे। कंबोडिया ने बात करें तो तोप से बरसाए थे थाईलैंड पे गोले, यानी एक तरफ से F-16 का इस्तेमाल, दूसरी तरफ से आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी गन का इस्तेमाल। और मलेशिया की मध्यस्थता के बाद दोनों ने युद्ध विराम के लिए सहमति बना ली, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना क्रेडिट ले लिया। उसके बाद दिसंबर के महीने में 7 और 8 तारीख को एक बार फिर से ये देश एक दूसरे पर आमने सामने आ गए, टूटा युद्ध विराम और थाईलैंड ने F-16 और ड्रोन से कई जगहों पर कंबोडिया पर हमला बोल दिया। फिर कंबोडिया ने भी BM-21 रॉकेट से थाईलैंड के कुछ इलाकों में अटैक करना शुरू कर दिया और थाईलैंड के सीसाकेट और सुरीन बुरीराम इलाके में ये हमले किए गए। और मैं आपको बता रहा हूं कि दोबारा से ये युद्ध कैसे भड़कता चला गया और फिर कंबोडिया के पी विहार इलाके में दोबारा से एक दूसरे पर अटैक किए गए। 20 और 24 दिसंबर को अगर बात करें तो कंबोडिया थाईलैंड में एक बार फिर से बंद, सरहदी इलाकों में गोलीबारी तेज हो गई। बाद में अब 72 घंटे का सीज फायर का ऐलान 26 तारीख को किया गया है, यानी अब ये दोनों देश दोबारा से सीज फायर पर सहमति तो बना बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, केजी सिंह सर, कंबोडिया और थाईलैंड का ये युद्ध या फिर आप कह सकते हैं ये विवाद सालों दशकों पुराना है, लेकिन अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि देखिए दोनों में सहमति बन गई है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन फिर दोबारा से 4 महीने में दोनों लड़ पड़े। अब के ताजा हालात क्या बताते हैं कि 2026 में ये 72 घंटे की टाइमलाइन आगे बढ़ भी पाएगी या फिर एक दूसरे पर इसी तरीके के अटैक होंगे? देखिए सुमित, इसका भी एक ऐतिहासिक पहलू है कि जब वहां के कॉलोनियल पावर थी फ्रांस, उसने बॉर्डर का प्रॉपर सेटलमेंट नहीं किया और बॉर्डर के ऊपर जो धार्मिक स्थान थे, जो कि जिनमें की पर्यटन की बहुत संभावना है, उसका विवादास्पद बंटवारा कर दिया। बाद में यह मसला ट्रिब्यूनल के पास भी गया, यूएन ने भी कहा, लेकिन थाईलैंड ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अभी दोनों देशों में जो आंतरिक डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपने पढ़ा भी होगा कि थाईलैंड की एक कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर शिनबात्रा को हटाने का फैसला दिया और उस टाइम पर यह बात भी आई थी कि एक टेलीफोन कॉल की भी बात हुई थी। तो दोनों देशों ने अपनी डोमेस्टिक जो आंतरिक कलह है, जो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर की तरफ रुख कर लिया है। बिल्कुल। और ये एशियान भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों देशों में इतना स्टेमिना भी नहीं है कि बहुत लंबी लड़ाई कर सके। छिटपुट और ये मुठभेड़ हो रही है, लेकिन आंतरिक डोमेस्टिक स्टेबिलिटी आए और थोड़ा, ये कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है, इसको सुलझाया जा। तो मैं तो ये सोचता हूँ और मेरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारे देश का भी एशियान के साथ बहुत ट्रेड और कई चीजें हैं, तो ये जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही अच्छा हो। बिल्कुल। संजय कुलकर्णी सर, क्योंकि हम ये सारी चीजों को जब देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ रहा है, F-16 का इस्तेमाल किया जाता है थाईलैंड की तरफ से, कुछ चाइनीज वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है कंबोडिया की तरफ से। तो ये हथियारों की जो नई खेप लगातार नए नए देशों तक पहुंच रही है, ये भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि हर देश अब अपने डिफेंस स्पेंडिंग पे बहुत ज्यादा खर्च करना चाहता है। बिल्कुल सुमित, हर कोई देश जो है अपने डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत बनाना चाहता है और चीन जिस प्रकार से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एक एक्सपोर्टर बन रहा है हथियारों का, उसको लेकर के उन्होंने कंबोडिया को काफी कुछ देने की कोशिश की। चाहे उनके हथियार सफल हो ना हो वो बात की बात है, उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, उनके लिए हथियार सफल हो ना हो, लेकिन चीन जरूर इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के बाद इस तरह की नौबत ना आए कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करके सीज फायर करना पड़े। लेकिन हमने देखा कि पिछले 6 महीने में 4 सीज फायर हुए, ट्रंप साहब खुद मलेशिया से मिलकर के जो सीज फायर किया, लेकिन कोई भी सफलता अभी तक नहीं मिली है। ये सीज फायर जो हुआ है, उम्मीद करते हैं सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए सर, आगे बढ़ते हैं।
और आगे बात करते हैं उस आखिरी अशांत मोर्चे की जहां पर युद्ध कभी भी भड़क सकता है। हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान की। जी हां, चीन और ताइवान, जहां पर लगातार चीन अपनी आक्रामक नीतियों के बदौलत ताइवान को कब्जा करना चाहता है और अपना हिस्सा बनाना चाहता है और बार बार उस पर अपना अधिकार और हक की बात दुनिया भर में करता रहता है। चीन लगातार ताइवान पर दबाव बनाकर उसे अपने साथ शामिल करना चाहता है। वहीं ताइवान भी अब लगातार इसका मुकाबला कर रहा है। एक तरफ तो लगातार चीन अपने युद्धपोत को भेजकर ताइवान की एयर स्पेस का वॉयलेशन कर ताइवान पर दबाव बना रहा है, वहीं ताइवान भी अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है।